Good morning, student. I discussed in previous lecture unit second slope and deflection. So in previous lecture I discussed what is slope and what is deflection. तो हमने बताया था कि बच्चे लोग को पता है स्लोप अगर पूछें तो सीधा बोल देता है स्लोप इज dy by dx. स्लोप इज डिनोटेड बाई थीटा. बट एक्चुअल डिफिनेशन अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर वो क्या होता है? देखो, सपोज हमने कंसीडर कर लिया एनी बीम विच इज सिंपली सपोर्टेड एट द एंड. ठीक है, सपोज ए बी इज ए सिंपली सपोर्टेड बीम एंड L is the span of the beam and which is subjected to a concentrated load at the center. तो सेंटर हुआ इसका मतलब L/2 कंसनट्रेटेड लोड P. तो कहता इनिशियली जो बीम होता है वो स्ट्रेट होता है. स्ट्रेट मान लिए कोई लोड नहीं आ रहा है, सीधा कोई लोड नहीं आ रहा तो स्ट्रेट होगा. लेकिन जैसा ही किसी पे लोड आ जाता है कोई भी स्ट्रक्चर पे तो दे मे बी डिफॉर्म. डिफॉर्म मीन्स या तो ये क्या हो सकता है, या तो ये घूम सकता है या बैठ सकता है. इसका मतलब डिफ्लेक्ट हो सकता है. तो ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल लोड दिस बीम मे बी डिफ्लेक्ट इन दिस शेप. दिस बीम मे बी डिफ्लेक्ट इन दिस शेप. ठीक है, तो ये जो डिफ्लेक्टेड शेप हुआ इसका एक पार्टिकुलर नाम दिया गया है. इसको बोलते हैं इलास्टिक कर्व. इलास्टिक कर्व. इलास्टिक कर्व क्यों बोला गया? इन सिविल इंजीनियरिंग एज्यूम ऑल द मटेरियल्स आर प्रोवाइडेड इन इलास्टिक इन नेचर. तो इलास्टिक का नेचर मतलब इलास्टिक नेचर का मतलब इलास्टिक प्रॉपर्टी फॉलो इलास्टिक प्रॉपर्टी. तो इलास्टिक प्रॉपर्टी होता क्या है कि व्हेन द लोड इज अप्लाइड ऑन द स्ट्रक्चर इट मे बी डिफॉर्म्ड एंड आफ्टर रिमूविंग ऑफ लोड इट मे गेट्स ओरिजिनल पोजीशन. मतलब जब किसी स्ट्रक्चर पे लोड अप्लाई करते हैं तो ये डिस्प्लेस हो जाता है और फिर लोड हटाते हैं तो जैसा पोजीशन में था वैसा ही आ जाता है. तो दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलास्टिक प्रॉपर्टी. और अनदर प्रॉपर्टी इज प्लास्टिक प्रॉपर्टी. तो सिविल इंजीनियरिंग में प्लास्टिक प्रॉपर्टी क्या होता है? वैसा स्टेज स्ट्रक्चर डिफॉर्म होने के बाद उसके बाद कितना भी लोड लगा देंगे देयर इज नो इफेक्ट ऑन दी स्ट्रक्चर. जैसे कोई स्ट्रक्चर टूट गया, गिर गया, शियर हो गया, उसके बाद कितना भी लोड इंक्रीज करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा. तो द स्टेज एट विच स्ट्रक्चर कोलैप्स, जब स्ट्रक्चर कोलैप्स हो गया उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं प्लास्टिक स्ट्रक्चर या प्लास्टिक एनालिसिस. तो लेकिन सिविल इंजीनियरिंग में हम लोग इलास्टिक करते हैं, इसीलिए इस कर्व का नाम पड़ गया डिफ्लेक्टेड शेप. तो अभी हमने बताया था कि स्लोप क्या होता है. तो स्लोप का एक्चुअल डिफिनेशन है कि टेंजेंट ड्रॉन ऑन दी इलास्टिक कर्व. किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और वो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाएगा, जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाएगा, सपोज ये पॉइंट ए है तो यहाँ पे थीटा ए बन गया और यहाँ अगर टेंजेंट ड्रॉ किए ये भी हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाएगा ये थीटा बी हो गया. तो थीटा मतलब स्लोप. तो स्लोप का डिफिनेशन क्या होगा? एक्चुअल डिफिनेशन स्लोप एंगल मेड बाय द tangent drawn on the elastic curve. On the elastic curve, angle made by the tangent drawn on the elastic curve with the horizontal axis. With the horizontal axis. Horizontal axis is called slope. It is denoted by theta. It is denoted
बाई थीटा। तो समझ गए, किसी भी पॉइंट पे अब मान लिए यहाँ टेंजेंट ड्रॉ किए और इसके साथ जो एंगल बनाया वो स्लोप हो गया। किसी दूसरे पॉइंट पे सपोज अंडर द लोड, तो अंडर द लोड क्या होगा, सपोज ये पॉइंट सी है, यहाँ अगर टेंजेंट ड्रॉ किए तो ये जो हॉरिजेंटल, ये भी हॉरिजेंटल बन गया, तो इसके साथ जो एंगल बनेगा वो स्लोप इस पॉइंट पे कहलाएगा सी पे। लेकिन जब सी पे ड्रॉ कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि ये हॉरिजेंटल एक्सिस और यहाँ का टेंजेंट दोनों पैरेलल हो जाते हैं। इट मीन्स दैट कि एंगल जीरो हो गया। तो इसका मतलब रिलेशन क्या होगा कि स्लोप इज मिनिमम एट विच डिफ्लेक्शन इज मैक्सिमम। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन होता क्या है, डिफ्लेक्शन ये ध्यान से देखना। डिफ्लेक्शन, द वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द हॉरिजेंटल एक्सिस और न्यूट्रल एक्सिस अप टू द इलास्टिक कर्व इज नोन एज डिफ्लेक्शन। इसका मतलब द वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द इलास्टिक कर्व फ्रॉम द horizontal axis, from the horizontal axis up to the elastic curve, up to the elastic curve is known as deflection. It is denoted by y। तो समझ में आ गया स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। एंगल मेड बाय द टेंजेंट ड्रॉन ऑन द इलास्टिक कर्व विद द हॉरिजेंटल एक्सिस इज नोन एज स्लोप, एंड द वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द हॉरिजेंटल एक्सिस और न्यूट्रल एक्सिस अप टू द इलास्टिक कर्व इज नोन एज डिफ्लेक्शन। तो द रिलेशन बिटवीन स्लोप एंड डिफ्लेक्शन इज, तो स्लोप विल बी मैक्सिमम एट विच डिफ्लेक्शन इज मिनिमम। देख रहे हो कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्लोप है इस पॉइंट पे, और यहाँ पर देखो वर्टिकल डिस्टेंस क्या है इस पॉइंट पे, 0। इसका मतलब जहाँ पर स्लोप सबसे ज़्यादा होता है डिफ्लेक्शन सबसे कम होता है। यहाँ इस पॉइंट पे देखो डिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा है, इसका मतलब ये लाइन पैरेलल हो गया, यहाँ पर स्लोप मिनिमम है, स्लोप 0 है। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। क्या है, स्लोप विल बी मैक्सिमम एट विच डिफ्लेक्शन इज मिनिमम, एंड स्लोप विल बी मिनिमम एट विच डिफ्लेक्शन इज मैक्सिमम। दिस इज द रिलेशन बिटवीन स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। नाउ अब क्या है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। तो अब नेक्स्ट टॉपिक में कहा है कि हाउ टू कैलकुलेट स्लोप एंड डिफ्लेक्शन of any type of beam by various method। तो there are various methods क्या है, methods to calculate slope and deflection of any type of beam। ये क्या है, तो कहता है देयर आर वेरियस मेथड्स टू कैलकुलेट स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट मेथड इज नोन एज डबल इंटीग्रेशन मेथड, and second one is moment area method।
moment area method, and third one is Macaulay's method. Macaulay's method. Now here discuss one by one separately. तो डबल इंटीग्रेशन मेथड में क्या कहता है? डबल इंटीग्रेशन मेथड में यूज करके हम कैसे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकालते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन ऑफ फॉर इलास्टिक कर्व क्या होता है डबल इंटीग्रेशन मेथड में? फर्स्ट डबल इंटीग्रेशन मेथड, डबल इंटीग्रेशन मेथड. तो टू एनालाइज या टू कैलकुलेट स्लोप एंड डिफ्लेक्शन बाय यूजिंग डबल इंटीग्रेशन मेथड, फर्स्ट टेक ए डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर मोमेंट. तो मोमेंट इज गिवन बाय m इक्वल टू ई आई डी टू बाई वाई डी एक्स स्क्वायर. दिस इज द इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोमेंट. तो अब क्या करेंगे कि इसमें देखो डी टू बाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, m इक्वल टू ई आई डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर. ठीक है. सपोज कोई हम कैंटिलीवर बीम का स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकाल रहे हैं. ठीक है. नाउ विच इज सब्जेक्टेड टू कंसंट्रेटेड लोड एट द फ्री एंड P and L is the length of cantilever beam. End A is fixed and end B is free. तो डिफ्लेक्टेड शेप क्या होगा कि यू नो दैट एट फिक्स एंड देयर इज नो डिफॉर्मेशन. इसका मतलब फिक्स एंड पे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन दोनों जीरो होता है. तो जब दोनों जीरो होता है तो यहाँ से कुछ डिस्टेंस छोड़ करके इस तरह से डिफ्लेक्टेड शेप हो गया. मतलब पहले बी डैश बी यहाँ था, अब बी पॉइंट यहाँ आ गया बी डैश. तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हमने क्या बताया था डिफिनेशन? हॉरिजेंटल, ये डिफ्लेक्टेड शेप हो गया, इलास्टिक कर्व हो गया. तो हॉरिजेंटल एक्सिस से लेकर के इलास्टिक कर्व का डिस्टेंस को बोलते हैं हम डिफ्लेक्शन. इट इज डिनोटेड बाई वाई. ठीक है. नाउ अब इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ कर दिया हमने, टेंजेंट ड्रॉ कर दिया और हॉरिजेंटल से जो एंगल बना लिया ये थीटा बी. तो कैसे निकालेंगे वाई एंड थीटा बी? तो आई नो दैट डिफरेंशियल इक्वेशन m इक्वल टू ई आई डी टू बाई वाई डी एक्स स्क्वायर. तो मोमेंट, अब m क्या है? बेंडिंग मोमेंट. तो कैलकुलेट बेंडिंग मोमेंट. तो ये बेंडिंग मोमेंट क्या होगा? सपोज कंसीडर एनी सेक्शन एक्स एक्स एट ए डिस्टेंस ऑफ फ्री एंड. तो बेंडिंग मोमेंट एट दिस सेक्शन क्या होगा? बेंडिंग मोमेंट एट दिस सेक्शन m इक्वल टू माइनस पी इंटू एक्स. माइनस साइन क्यों लिया? अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन फॉर बेंडिंग मोमेंट. तो साइन कन्वेंशन क्या कहता है कि इफ ए फोर्स इज अप्लाइड right of this section and clockwise moment is taken as negative and anti-clockwise moment is taken as positive. तो ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा. इसको बोलते हैं सैगिंग ऑन एंड हॉगिंग. इसको बोलते हैं सैगिंग और इसको बोलते हैं हॉगिंग. तो हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव एंड सैगिंग बेंडिंग मोमेंट ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव. तो P इंटू एक्स हो गया. नाउ एट पॉइंट A x इक्वल टू L, एट B x की वैल्यू 0 होगी, एट A x की वैल्यू लिमिट क्या हो जाएगी? L. तो एट पॉइंट A m इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस W इंटू L. तो इन जनरल m क्या लिखेंगे हम? m इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस W इंटू L प्लस W इंटू एक्स. एक्स किसी भी सेक्शन पे है और यहाँ पर जो मोमेंट डेवलप होगा P इंटू L.
नाउ अब m हम जानते हैं कि m इजकल टू ई आई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ m के जगह वैल्यू रख देंगे हम ई आई डी टू बाई वाई डी एक्स स्क्वायर इजकल टू माइनस डब्लू एल प्लस माइनस डब्लू एल, अच्छा इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, माइनस डब्लू एल प्लस डब्लू एक्स। नाउ अब हम क्या करेंगे कि हमको स्लोप मिल जाए, तो यू नो दैट स्लोप मैथमेटिकली का क्या करते हैं डी वाई बाई डी एक्स, तो हमारे पास है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो क्या करेंगे कि ये डी वाई बाई डी एक्स आ जाए, तो इसमें क्या करेंगे एक बार इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या बचेगा, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, क्या हमको मिलेगा, ई आई तो कांस्टेंट है, ई आई नोन एज फ्लेक्चरल रिजिडिटी, तो फ्लेक्चरल रिजिडिटी होता क्या है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेक्शन इज नोन एज फ्लेक्चरल रिजिडिटी। तो एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो इधर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और इधर क्या हो जाएगा माइनस डब्लू इंटू एल, माइनस डब्लू इंटू एल, और इसके यहाँ साथ 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन x प्लस क्या हो जाएगा w कांस्टेंट है, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, तो ये डिफिनिट इंटीग्रल है क्योंकि लिमिट नहीं है, तो उस केस में प्लस c1 वेयर c1 इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इट इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग बाउंड्री कंडीशन। तो बाउंड्री कंडीशन क्या होता है, इस फिगर में देखेंगे कैंटिलीवर बीम में एट ए हमने बताया था कि फिक्स सपोर्ट पे कोई डिफॉर्मेशन नहीं होता है, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन दोनों जीरो होता है, तो एट ए क्या हो गया, एट ए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 एंड ऑल्सो y इजकल टू 0, मतलब स्लोप भी 0 होता है और डिफ्लेक्शन भी 0 होता है। तो बाय यूजिंग दिस कंडीशन, इसका मतलब क्या होगा, एट x इक्वल टू एल, इस इक्वेशन में अगर हम पुट कर दिए x इक्वल टू एल, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, वी गेट द वैल्यू ऑफ c1। नाउ अब इसको ये इक्वेशन मिल गया, दिस इज द स्लोप इक्वेशन। Now again integrating equation 2 with respect to x, तब क्या हो जाएगा, अब ये डी वाई बाई डी एक्स है तो इसको एक बार और इंटीग्रेट कर देंगे, तो ई आई इंटू डी वाई बाई डी एक्स का इंटीग्रेशन y इक्वल टू माइनस डब्लू एल, तो x है यहाँ तो एक्स स्क्वायर बाई 2, फिर प्लस w बाई 2 और एक्स स्क्वायर है तो इंटू एक्स क्यू बाई 3, यहाँ प्लस c1 है तो प्लस c1 इंटू एक्स, प्लस c1 इंटू एक्स, और फिर प्लस अगेन कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c2। तो बाई यूजिंग फिर बाउंड्री कंडीशन एट x इक्वल टू देखेंगे कि l पे, तो इसमें x इक्वल टू एल रखेंगे, c1 का वैल्यू पहले से मिला हुआ रहेगा, और x इक्वल टू एल रखेंगे तो c2 का वैल्यू मिल जाएगा। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ c1 इन इक्वेशन 2, वी गेट द वैल्यू ऑफ स्लोप dy by dx and substitute the value of c1 and c2 in equation 3. We get the value of deflection of any beam, say cantilever beam, simply supported beam, as well as many types of beam. ठीक है, दिस इज द डबल इंटीग्रेशन मेथड। तो डबल इंटीग्रेशन मेथड क्यों हो गया? क्योंकि इसको हमने दो बार इंटीग्रेट किया। एम का इक्वेशन जानते हैं, मोमेंट का इक्वेशन m इक्वल टू ई आई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर।
तो इसको 2 बार इंटीग्रेट कर दिए, एक बार इंटीग्रेट कर देते हैं तो d2y/dx² का आ गया dy/dx, तो dy/dx इज नोन एज स्लोप। इसीलिए इस ये जो इक्वेशन मिला स्लोप का इक्वेशन मिल गया, इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया। तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं? यूजिंग बाउंड्री कंडीशन। तो बाउंड्री कंडीशन क्या होता है, जो हम देखते हैं फिगर में कि ये क्या है, कैंटिलीवर बीम में फिक्स सपोर्ट पे यू नो दैट देयर इज नो डिफॉर्मेशन, इसका मतलब स्लोप भी जीरो होता है और डिफ्लेक्शन भी जीरो होता है। तो यहाँ स्लोप जीरो हो गया, यहाँ से C1 की वैल्यू मिल जाएगी और इस इक्वेशन में y = 0 रख देंगे तो यहाँ से C2 की वैल्यू मिल जाएगी और C1 और C2 वैल्यू रखने के बाद स्लोप भी मिल जाएगा और डिफ्लेक्शन भी मिल जाएगा। तो ये हो गया अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस टू कैलकुलेट स्लोप एंड डिफ्लेक्शन बाई double integration method. So there are various methods available to calculate slope and deflection. Second method is moment area method. तो moment area method जैसे ये कैंटिलीवर बीम है तो उसी तरह ये मेथड भी बहुत सारे बीम के लिए सुटेबल हो जाएगा, सिंपली सपोर्टेड बीम, कंटिन्यूअस बीम। लेकिन मोमेंट एरिया मेथड इज सुटेबल फॉर सिंगल लोड ओनली, मतलब व्हेन द बीम इज सब्जेक्टेड टू सिंगल लोड। सपोज ये है तुम्हारा सिंपली सपोर्टेड बीम और ए बी और ए पॉइंट सी। सपोज यहाँ से हमने लगा दिया यूडीएल ओमेगा पर मीटर, ए लेंथ हो गया L1, ए हो गया L2, कुछ भी लेंथ हो सकता है। यहाँ पर लग गया W, कैपिटल W, ये डिस्टेंस L3 और ए L4। तो ये समझाने के लिए बता रहे हैं कि इस केस में कौन सा मेथड है, क्योंकि हमने बताया था डबल इंटीग्रेशन मेथड, मोमेंट एरिया मेथड एंड मैकोलिज मेथड टू कैलकुलेट स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फॉर डिटरमिनेट बीम। डिटरमिनेट बीम क्या होता है आगे बताएंगे। तो ये जो है इस केस में मोमेंट एरिया मेथड ऑफ सुटेबल क्यों नहीं होता है वो थोड़ा सा बता देते हैं, उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे। नाउ you know that by moment area method slope theta is equal to only क्या होता है A/EI, theta is equal to A/EI where theta is the slope and A is the, A क्या है, area of bending moment diagram and EI is the flexural rigidity which is constant। तो ए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, जब इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम यहाँ से यहाँ तक सपोज क्या बन जाएगा, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक पैराबोलिक बन जाएगा। लेकिन अब यहाँ है तो इसके लिए ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। तो ट्रायंगल जब बन जाएगा, सपोज यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट यहाँ और यहाँ जीरो होगा, यहाँ पर कुछ बेंडिंग मोमेंट होगा तो यहाँ पर कुछ आएगा, कुछ भी इस तरीके से बन जाएगा। तो ये एरिया तो निकाल लेंगे लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ये कॉम्प्लिकेटेड होगा क्योंकि एक तरह का डायग्राम नहीं बन रहा है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। यही अगर सिंपली सपोर्टेड होता और पूरे पे यूडीएल होता तो ए ओमेगा इंटू एल, तो इसका नेचर ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या बनेगा, पैराबोलिक। तो ये पैराबोलिक बन गया, इसका मतलब इसका एरिया निकालना आसान हो जाएगा, इसका एरिया निकालना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सॉल्व तो हो जाएगा लेकिन टेडियस होगा, कॉम्प्लिकेटेड होगा। इसलिए मोमेंट एरिया मेथड इज सुटेबल फॉर सिंगल लोड। अगर ये लग गया पॉइंट लोड तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम सीधा ट्रायंगल बन जाएगा। इसका मतलब कि इसका एरिया निकालना आसान हो जाएगा, सीजी भी निकालना आसान हो जाएगा। तो इस केस में डिफ्लेक्शन इक्वल टू होता है AX बार अपॉन EI। तो सब चीज़ सेम है, X बार आ गया तो X बार इज द CG ऑफ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फ्रॉम आइदर एंड, ठीक है। सपोज ये L है तो इसका CG क्या हो जाएगा, L/2 आराम से। और ये पैराबोलिक से एरिया क्या हो जाता है, 2/3 इंटू बेस इंटू हाइट। तो इस मेथड से आसान से निकल जाएंगे। तो व्हेन बीम इज सब्जेक्टेड टू सिंगल लोड ऑफ एनी टाइप से क्या, यूडीएल, पॉइंट लोड और यूवीएल, देन मोमेंट एरिया मेथड इज मोस्ट सुटेबल। एंड थर्ड मेथड इज डबल इंटीग्रेशन मेथड, मैकोलिज मेथड। तो मैकोलिज मेथड आर सुटेबल व्हेन बीम इज सब्जेक्टेड टू वेरियस टाइप्स ऑफ लोडिंग।
तो मैकलुइज मेथड में कहता क्या है, खाली उसका थोड़ा सा हिंट कर देते हैं। इन मैकलुइज मेथड सपोज कंसीडर एनी बीम ए बी, कुछ पोर्शन में यूडीएल लगा हुआ है, फिर कोई पॉइंट पे पॉइंट लोड लगा हुआ है। सपोज ये 2 मीटर है, मान लिया एग्जांपल के तौर पे ये 1 मीटर है, और उसके बाद फिर 1 मीटर के बाद यहाँ से एक लोड लगा हुआ है यूवीएल, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। ठीक है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड क्या होता है, एक इन पे 0 होता है और सम अदर इन पे कुछ वैल्यू होती है। सपोज ये हो गया 5 किलो न्यूटन पर मीटर, और ये हो गया 10 किलो न्यूटन, और ये इंटेंसिटी दे दिया 5 किलो न्यूटन पर मीटर। अगर इसको हमको एनालाइज करना है बाई मैकलुइज मेथड, तो मैकलुइज मेथड क्यों सूटेबल होता है, तो मैकलुइज मेथड में एक ही डायरेक्ट इक्वेशन लेते हैं कि लास्ट स्पैन में अगर इन लेफ्ट से चलेंगे तो लास्ट स्पैन में एक सेक्शन ले लेते हैं एक्स, एंड इस सेक्शन पे पूरे मोमेंट का इक्वेशन लिख देते हैं, m निकाल लेते हैं, m इक्वल टू EI d2/y dx स्क्वायर, और जितने स्पैन है वहाँ तक मोमेंट निकाल करके लिख देते हैं जो भी मोमेंट आएगा। तो इसे सपोज यहाँ पर हमने लिया तो क्या हो जाएगा 5 × 2 ए लोड हो गया, तो 5 × 10, ठीक है, ए डिस्टेंस है x, 5 × 10, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये जो लोड कहाँ लगेगा इसके आधे पे, तो यहाँ से 1 मीटर हो गया, तो ये हो गया x-1, ठीक है। तो 5 × 10 ये हो गया x-1, 5 × 10 × x-1, ठीक है ना। ये 10 है तो यहाँ पर इसका क्या मोमेंट हो जाएगा, -10 × 1। इसी तरह जितने भी लोड आएंगे सभी का मोमेंट यहाँ पर हम लिख देंगे एक साथ, और उसके बाद कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकाल लेंगे, फिर प्लस इसको जब इसको इंटीग्रेट करेंगे एक बार तो ये मिल जाएगा dy/dx, और इधर कांस्टेंट रहेगा, कुछ वैल्यू मिल जाएंगे प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के साथ में, फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो मिल जाएगा y इक्वल टू ए कांस्टेंट का इंटीग्रेशन रहेगा फिर c1x प्लस c2x, और फिर बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे, मतलब x का लिमिट, यहाँ पर x का वैल्यू 0 होगा, और हर स्पैन के लिए x का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक सपोज 2 + 1 3 हो जाएगा। इसी तरह c1 एंड c2 वैल्यू निकालने के बाद सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ c1 एंड c2 इन स्लोप इक्वेशन एंड डिफ्लेक्शन इक्वेशन, वी गेट द वैल्यू ऑफ स्लोप एंड डिफ्लेक्शन बाय मैकलुइज मेथड। ठीक है, तो इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन, एनी क्वेरी, देन आस्क मी। बस, थैंक यू।